नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आधुनिक भारत के अंतर्गत उत्तर मुगल शासकों के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों का जो वीडियो था वह पहला पार्ट आ चुका है या उससे संबंधित दूसरा पार्ट है। कुछ मुगल शासक रह गए थे जो काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम सोचते हैं कि उन्हीं के बारे में आज आपको पढ़ा दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत जो अगला शासक था अहमद शाह, यह 1748 में गद्दी पर बैठा और 1754 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। कैसे? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अहमद शाह का जन्म जो था एक नर्तकी से हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि और किसी शासक का जन्म नर्तकी से नहीं हुआ था। तो अहमद शाह इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। पूछा भी गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह के समय में आक्रमण किया था। अहमद शाह के समय में होता यह है कि जब वह गद्दी पर बैठता है तो उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब रहती है। उसके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं रहता है। इस वजह से उसे सेना को वेतन देने के लिए अपने राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मुगल कालीन शासक को अपने सेना को वेतन देने के लिए बर्तन तक बेचने पड़े थे? तो वह शासक था अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में राजमाता, जिनका नाम ऊधम बाई था, इनका प्रशासन के क्षेत्र में काफी हस्तक्षेप था। तो पूछा जाता है राजमाता ऊधम बाई का हस्तक्षेप किसके शासनकाल में ज्यादा था? तो अहमद शाह के शासनकाल में ज्यादा था। ऊधम बाई का नाम किबला ए आलम भी था, यानी ऊधम बाई को किबला ए आलम की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अहमद शाह के समय में सबसे इम्पोर्टेंट कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। अहमद शाह को अपनी सेना को वेतन देने के लिए बर्तन तक बेचने पड़े थे। साथ ही राजमाता ऊधम बाई का इनके शासनकाल में काफी हस्तक्षेप था। अहमद शाह का जो वजीर था, जिसका नाम था इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क ने क्या किया कि अहमद शाह को अंधा कर दिया और अंधा करने के बाद फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो अगला शासक गद्दी पर बैठता है वह था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन इसका वास्तविक नाम था और इसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। एक बात याद रखिएगा कि जो आलमगीर की उपाधि है, इस उपाधि को औरंगजेब ने धारण किया था और इस उपाधि को जब दूसरी बार अजीजुद्दीन ग्रहण करता है तो वह अपने आप को आलमगीर द्वितीय के नाम से की उपाधि धारण करके अजीजुद्दीन गद्दी पर बैठता है। आलम शाह द्वितीय के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में भी हुआ? पूछा क्या जाता है कि अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में दिल्ली तक चढ़ आया था? तो वह शासक था आलमगीर द्वितीय। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था? तो वह मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। 1757 का जब प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है तो उस समय मुगल शासक कौन रहता है? तो आलमगीर द्वितीय रहता है। पूछा गया है प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की एक प्रमुख घटना क्या है कि मुगलानी बेगम नामक एक औरत पंजाब की सूबेदार थी। पूछा गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगलानी बेगम नामक एक औरत पंजाब की सूबेदार थी? तो वह शासक कौन था?
आलमगीर द्वितीय, इसी के शासनकाल की यह घटना है। आलमगीर द्वितीय इमादुल मुल्क की सहायता से गद्दी पर बैठा था, तो फिर इमादुल मुल्क ने क्या किया कि आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर दी और उसके जगह पर किसको बैठाया गद्दी पर? शाहजहां तृतीय को बैठाया। तो अली गौहर पटना में था अपने पिता की मृत्यु के समय, तो जब उसे सूचना मिली तो उसने क्या किया कि पटना में ही अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके अपने आप को शासक घोषित कर दिया। इसी प्रकार दिल्ली में क्या हुआ कि इमादुल मुल्क ने मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि प्रदान करके उसे शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठाया था। इस प्रकार 1758 से 59 ईस्वी के बीच भारत में दो मुगल बादशाहों ने राज्य किया था। याद रखिएगा कौन कौन थे। एक तो अली गौहर जिसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके अपने आप को बादशाह घोषित किया था। दूसरा मुही उल मिल्लत जिसने शाहजहां तृतीय की उपाधि धारण करके स्वयं को बादशाह घोषित किया था। इसी प्रकार इसलिए कहा जाता है कि एक ही समय में दो बादशाहों ने भारत पर शासन किया था, वो भी एक साथ। किन लोगों ने? शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय, इन दोनों ने। बाद में शाह आलम द्वितीय ने शाहजहां तृतीय को पराजित किया और गद्दी पर बैठता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा कब? 1759 ईस्वी में बैठा और इसका शासन काल जो था 1806 ईस्वी तक था। शाहजहां आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। पूछा भी गया क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम था। शाह आलम द्वितीय ने पटना में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था, लेकिन वह 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं पा सका था। कारण क्या था कि उस समय दिल्ली में कौन था? इमादुल मुल्क था। उसने दरबारी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। तो इस प्रकार शाह आलम द्वितीय दिल्ली जाने से डर रहा था कि कहीं दिल्ली जाए और उसकी हत्या न कर दी जाए। इस प्रकार शाह आलम द्वितीय बादशाह बनने के बाद भी 12 वर्ष तक वह दिल्ली में प्रवेश नहीं पा सका था। अब 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से शाह आलम द्वितीय दिल्ली में प्रवेश करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा कि 12 वर्ष बाद शाह आलम द्वितीय मराठों की सहायता से वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1772 ईस्वी में, जबकि वह अपने आप को 1759 में ही बादशाह घोषित कर चुका था। क्वेश्चन आया भी हुआ है कि वह मुगल शासक कौन था जो 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं पा चुका बादशाह बनने के बावजूद? तो वह शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और 5वीं बार आक्रमण किया। यह जो 5वीं बार उसका आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का, इस 5वीं बार आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आप जानते हैं कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठों की हार होती है। यह पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ध्यान रखिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठकर शासन कर रहा था। उस समय एक गुलाम कादिर था और इस गुलाम कादिर ने क्या किया कि शाह आलम द्वितीय को अंधा करके कैद में डाल दिया। जब यह पता मराठों को चला तो मराठों ने क्या किया कि गुलाम कादिर को पकड़ करके फांसी दे दी और पुनः शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। पूछा जाता है कि बक्सर
के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया यह हम आपको आगे बताएंगे जब बंगाल का पोर्शन पढ़ाएंगे तब। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। होता क्या है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से शाह आलम द्वितीय हार जाते हैं और इस हार के बाद 1765 ईस्वी में उन्हें अंग्रेजों से संधि करनी पड़ती है और इस संधि के फलस्वरूप उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। पूछा गया है अभी हाल ही में क्वेश्चन कि अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? तो वह शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसी प्रकार शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 की घटना है क्या कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो वह मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। इसी तरह प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, पूछा गया है कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का सर्वप्रथम पेंशनर बना? तो वह मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। 1806 ईस्वी में भारत की प्रथम पत्र मुद्रा यानी कागज का रुपया। तो भारत में सर्वप्रथम कागज का जो रुपया चलाया गया वह कब चलाया गया? 1806 ईस्वी में। और वह जो कागजी मुद्रा चलाई गई थी वह किस बैंक के द्वारा चलाई गई थी? तो बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा वह कागजी मुद्रा जारी की गई थी। कब? 1806 ईस्वी में। और जिस कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया उस कागजी मुद्रा पर किसके किसके हस्ताक्षर थे? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर थे। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम मुद्रा पर किन लोगों के हस्ताक्षर हुए थे? तो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर हुए थे। और जो प्रथम पत्र मुद्रा चलाई गई थी, कागज की मुद्रा, कब चलाई गई थी? 1806 में। और किस बैंक से? तो बैंक ऑफ बंगाल से जारी किया गया था उस मुद्रा को। और उस समय भारत का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल वंश का जो अगला शासक बना वह था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय 1806 में गद्दी पर बैठता है और 1837 तक गद्दी पर बैठा रहता है और 1837 तक उसका शासनकाल रहता है। इस प्रकार अकबर शाह द्वितीय अंग्रेजों का संरक्षण पाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। पूछा जाता है कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वह अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय के समय में ही 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद हो गईं। पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगलों की टकसालें कब बंद हुई थी? तो 1835 ईस्वी में बंद हो गई थी। और इसी समय मुगलों के जो सिक्कों का प्रचलन था भारत में उन सिक्कों को बंद कर दिया गया। यानी किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए? तो शाह आलम द्वितीय के समय में। मुगलों के सिक्के बंद करने के बाद अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया। तो अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? अकबर शाह द्वितीय के शासन काल में प्रारंभ हुआ था।
इसी के शासनकाल में टकसालें भी बंद हो गई मुगलों की, मुगलों के सिक्के भी बंद हो गए चलना भारत में, और इसी के शासनकाल में अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया गया भारत में। अकबर शाह द्वितीय ने क्या किया कि अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके उन्हें कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा था। तो कई बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किस शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजा था? तो वह शासक था अकबर द्वितीय। किस लिए भेजा था? तो पेंशन प्राप्त करने के लिए भेजा था। अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल जो था, कहा जाता है कि उस समय बादशाहत जो थी वह लाल किले में ही सिमट करके रह गई थी। क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बादशाहत केवल लाल किले तक सिमट कर रह गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में बादशाहत केवल लाल किले तक सिमट के रह गई थी। अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता था। तो पूछा गया है कि बहादुर शाह द्वितीय का पिता कौन था? तो अकबर द्वितीय था। अभी हमने अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ा। तो अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका उपनाम जफर भी था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट या अंतिम मुगल शासक कौन था भारत में? तो वह था बहादुर शाह द्वितीय। किस शासक के बारे में यह कहा जाता है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था? तो बिना साम्राज्य का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का था। याद रखिएगा इस बात को कि बहादुर शाह द्वितीय ऐसा मुगल शासक था जो बिना साम्राज्य का सम्राट बना था। बहादुर शाह द्वितीय के समय में हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक शिक्षक हुआ करता था। इसी प्रकार इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब और इब्राहिम जौक बहादुर शाह द्वितीय के कविता शिक्षक थे। यानी कविता शिक्षक के रूप में इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में उसके साथ थे। बहादुर शाह द्वितीय जो था वह जफर उपनाम से शायरी भी लिखा करता था। पूछा गया क्वेश्चन है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो जफर के उपनाम से शायरी भी लिखता था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय के समय में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। यानी स्वतंत्रता संग्राम 1857, यह घटना किस मुगल शासक के शासनकाल की है? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर के शासनकाल की है। उस समय भारत में मुगल वंश का यही एक नाम मात्र शासक था जिसके समय में 1857 की घटना घटी। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो इस संग्राम में बहादुर शाह द्वितीय ने भाग लिया, और भाग लेने के बाद हुआ क्या कि बहादुर शाह द्वितीय अंग्रेजों से हार जाते हैं और यह हुमायूं के मकबरे में जाकर के छिप जाते हैं। लेकिन हुमायूं के मकबरे से अंग्रेज उन्हें पकड़ करके देश से निर्वासित कर देते हैं। यानी भारत देश से उन्हें निकालकर रंगून भेज दिया जाता है। रंगून यानी बर्मा, जो आधुनिक समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शाह द्वितीय की मजार कहाँ है? रंगून में है। उनकी मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। किस मुगल शासक को भारत से निर्वासित कर दिया गया था? तो वह है बहादुर शाह द्वितीय जफर। तो यहाँ तक आपने देखा उत्तरवर्ती शासकों के बारे में जो भारत में मुगल वंश से संबंधित थे। तो यहाँ ये पोर्शन समाप्त होता है। लेकिन इन्हीं उत्तरवर्ती शासकों के शासन के समय में कुछ विदेशी आक्रमण भी
भारत पे हुए थे। और वह विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो वह थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में खुरासन में हुआ था। याद रखिएगा, नादिर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? खुरासन में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह गडरिया के स्तर से उठ करके 1736 ईस्वी में ईरान का शासक बना था। पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जो गडरिया के स्तर से उठ करके एक राजा बना था? तो वह था नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को कहा गया। नादिर शाह के समय में करनाल का युद्ध होता है। जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है उस समय करनाल का युद्ध होता है। कब? 24 फरवरी 1739 ईस्वी को वह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब तक था? तो 20 मार्च से लेकर के 22 मई 1739 ईस्वी तक नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा रहा। उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया और मुगल सत्ता का अस्तित्व ही खत्म कर देता है। कौन? नादिर शाह, लेकिन कुछ समय के लिए। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मुगल वंश के शासनकाल में दिल्ली की सत्ता कुछ समय के लिए मुगल शासक के हाथ से निकल गई थी? तो वह मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया। उस समय दिल्ली पर किस मुगल वंश का शासक था? तो मोहम्मद शाह का था। मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर नादिर शाह का कब्जा हो जाता है और वह 22 मार्च से लेकर के 22 मई 1739 तक दिल्ली पर बना रहता है। इस प्रकार जब वह दिल्ली छोड़ करके भारत से जाता है तो वह शाहजहां का तख्ते ताउस लेकर के और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेकर के ईरान चला जाता है। पूछा गया है कि नादिर शाह अपने साथ भारत से क्या क्या ले गया था? तो शाहजहां का तख्ते ताउस ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था, बहुत सारी मात्रा में हीरे जवाहरात ले गया था। हीरे जवाहरात तो ले ही गया, साथ में बढ़ई ले गया, लोहार ले गया और कुम्हारों को भी ले गया, मिस्त्रियों को भी ले गया मकान बनाने के लिए। इस प्रकार उसने बहुत सारी चीजें यहाँ से प्राप्त की और अपने साथ लेकर के ईरान गया। क्वेश्चन 2 पूछा गया है कि शाहजहां का तख्ते ताउस कौन ले गया था लूट करके? तो नादिर शाह। या कोहिनूर हीरा भारत से विदेश कौन लेकर के गया? तो नादिर शाह लेकर के गया था लूट करके। और किससे? तो मोहम्मद शाह से। ये क्वेश्चन अभी जल्द ही पूछा गया है कि शाहजहां के तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था जो शाहजहां के तख्ते ताउस यानी उसके सिंहासन पर बैठा करता था। लेकिन उस सिंहासन को कौन उठा ले गया? नादिर शाह अपने साथ उठा करके ईरान लेकर के चला गया था। इसके बाद भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। यह अफगानिस्तान का शासक रहता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती किसे कहा जाता है? तो अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। यह कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। भारत पर जब 5वां आक्रमण किया तो उस समय पानीपत का युद्ध लड़ा गया। वो भी पानीपत का कौन सा युद्ध? तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार होती है। और यह पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था।